हेलो, कैसे सभी लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं ऑक्यूपेशनल इलनेस के बारे में। ज़्यादा भी हमारा बचा नहीं है चैप्टर, ये सेकंड वाला चैप्टर जो हमारा सोशल फार्मेसी का है। तो हम लोग आज ऑक्यूपेशनल इलनेस को देखने वाले हैं। ऑक्यूपेशनल इलनेस इसका पहले मैं लिख देता हूँ। ऑक्यूपेशनल ऑक्यूपेशनल इलनेस से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ और इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है, तो उसको हम लोग थोड़ा एक बार देख लेते हैं। ऑक्यूपेशनल इलनेस क्लियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑक्यूपेशनल इलनेस का ये मतलब होता है कि जिस भी प्लेस पे काम करते हो, जिस भी प्लेस पे आप, जो भी आपका वर्क प्लेस है, उस प्लेस पे कोई भी अगर कंडीशंस, कोई भी अगर दुर्घटना हो जाती है, कोई भी अगर इवेंट हो जाता है जिससे आप, जिससे आपका हेल्थ को कुछ अगर प्रॉब्लम होती है, तो उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल इलनेस। उसको क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशनल इलनेस। मतलब अगर आप काम कर रहे हो, काम करते 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 देखो क्या होता है कि आप काम कर रहे हो, उधर धूल मिट्टी उड़ रही है, धूल मिट्टी उड़ रही है तो आपको एलर्जी हो सकती है। धूल मिट्टी उड़ रही ज़्यादा टाइम पे अगर आप उसी इन्वायरमेंट में रहोगे, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको अस्थमा होने का चांसेस हो जाएगा। ब्रीथिंग का प्रॉब्लम रहेगा कंटिन्यूस अगर अस्थमा का प्रॉब्लम है और उस इन्वायरमेंट में आप कंटिन्यू उसी इन्वायरमेंट में है तो क्लियर। और अगर ऑक्यूपेशनल इलनेस और अगर डस्ट पार्टिकल्स ये सब सिगरेट वगैरह रहता है, या देखो उस प्लेस पे, वो जो प्लेस रहता है जो अगर कंस्ट्रक्शन एरिया वाला अगर मैं ले लेता हूँ, समझो उधर डस्ट रहेगा, गैसेस रहेगी और बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं, तो ये सब सारी चीज़ों से भी क्या हो सकता है, आपको हार्म हो सकता है। उसके बाद जैसे कुछ घर बन रहा है, ऐसे कुछ बिल्डिंग्स बन रही है, उस बिल्डिंग्स पे क्या हो गया कि ऊपर से कुछ पत्थर या कुछ रॉड, कुछ ऐसा समथिंग आपके ऊपर गिर गया, या आपको उस चीज़ से हार्म हो जाए, तो ये सब भी क्या हो जाता है? ऑक्यूपेशनल इलनेस। क्या हो जाएगा? ऑक्यूपेशनल इलनेस। मतलब आप कुछ काम धंधा कर रहे हो, करते 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 ऊपर से कुछ ऐसा गिर गया, आपके सर के ऊपर गिर गया, आपके हाथ पे गिर गया, आपके पैर पे गिर गया, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर। उसके बाद हो सकता है, उसके बाद हो सकता है कि आपको उसी उसी एनवायरनमेंट में रहते रहते अगर उस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा, अगर अगर उस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा लाउड साउंड आता है, जो आपको ये चिड़चिड़ापन कर देगा, आपका जो मेंटल रहेगा, मेंटल जो, वो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, मेंटल इलनेस भी हो जाएगा आपको। ये सब सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी आपको? ऑक्यूपेशनल इलनेस। क्या हो जाएगा? ऑक्यूपेशनल इलनेस आ जाएगा। क्लियर। अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं तो डेफिनेशंस क्या हो जाएगा? अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं तो इट इज एन इवेंट। क्या हो जाएगा? इट इज एन इवेंट, इट इज एन इवेंट और एक्सपोजर, और एक्सपोजर दैट occur in the workplace, in the workplace, in the workplace that cause or contribute, that cause or contributes to a condition, a condition or worse, or pre-existing pre-existing condition, pre-existing condition। क्लियर। क्या हो गया? इवेंट हो गया, या वो वाला एक्सपोजर हो गया, जिसमें जिस प्लेस पे आप काम कर रहे हो, जिस प्लेस पे आप काम कर रहे हो, उधर अगर आपका जो भी प्रॉब्लम्स है, या पहले से भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उससे क्या हो सकता है, आपको कंटिन्यू उस चीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। उसको ये क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशनल इलनेस।
क्लियर। उस एनवायरनमेंट में आप आ गए, एनवायरनमेंट में आने के बाद धीरे 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 वो चीज़ें आपकी और ज़्यादा बड़ी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाती है ऑक्यूपेशनल इलनेस। जैसे आपको अस्थमा पहले से है, आप उसी फील्ड उसी में एरिया में गए जिधर अस्थमा होने का और ज़्यादा चांसेस होता है, या अस्थमा हो जाए तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए वो प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये चीज़ें क्या हो जाती है ऑक्यूपेशनल इलनेस पाई जाती है। क्लियर। ऑक्यूपेशनल इलनेस, सबसे ऑक्यूपेशनल इलनेस में जो अस्थमा होता है, अस्थमा जो होता है वो बहुत ही कॉमन होता है, बहुत ही कॉमन होता है, क्योंकि धूल मिट्टी और ये सब चीज़ें क्या होती है हमेशा उड़ती रहती है, ये सब हमेशा उड़ती रहती है, ये सब हमेशा उधर रहती है। तो जिससे क्या होता है ऑक्यूपेशनल इलनेस होने का चांसेस होता है, ऑक्यूपेशनल इलनेस का चांसेस होता है। क्लियर। उसके बाद क्या होता है, जो कफ फिर कफ होता है या ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है, चेस्ट में जो चेस्ट एकदम टाइट टाइट लगता है, चेस्ट एकदम दर्द करने लगता है, जब भी क्या हो जाती है ऑक्यूपेशनल इलनेस। क्या हो जाएगा ऑक्यूपेशनल इलनेस। देखो जो जितना भी जितना भी जितना भी वर्क प्लेस होता है, हर एक वर्क प्लेस पे उसका एक नॉर्म्स होता है, उसका एक नॉर्म्स होता है, एक कल्चर होता है, एक इन्वायरमेंट होता है। अगर उस इन्वायरमेंट में उस चीज़ों से अगर ज़्यादा चीज़ें होती है, तो अगर हमको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वो चीज़ों का अगर प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसका निवारण करने का काम भी हमारे जो कंपनीज है, जो वर्कर्स है, उनको उनकी देखभाल करने का भी जो जिम्मेदारी होती है वो कंपनी की होती है। क्लियर। देखो अब देखो, अगर मैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, अगर मैं पहले प्रॉब्लम्स की बात करूं तो आपका स्किन का डिजीज हो सकता है, स्किन डिजीज। स्किन डिजीज पहला हो सकता है कि नहीं, एकदम सिंपल सा है। ऑक्यूपेशनल इलनेस में सबसे ज्यादा होता है कुछ तो अस्थमा, जो लंग से रिलेटेड होता है, और दूसरा हो जाता है स्किन। दूसरा क्या होता है स्किन। किस किस तरीके से होता है, किस किस तरीके से होता है। पहला तो हो सकता है एक एक्जिमा, पहला तो हो सकता है एक्जिमा। क्लियर क्लियर। दूसरा हो सकता है सनबर्न, क्योंकि धूप में ही जो बाहर वर्कर लोग काम करते हैं, सनबर्न हो सकता है, सनबर्न। और स्किन कैंसर, स्किन कैंसर, ये चीजें क्या हो सकती है आपकी स्किन डिजीज में आएगी। एक्जिमा हो गया, सनबर्न हो गया, स्किन कैंसर हो सकता है। क्लियर। और कुछ इरिटेशन हो सकता है या इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन हो सकता है। क्लियर। ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ और भी मतलब जितना भी प्रॉब्लम से हमारा क्या हो सकता है ये होता है। क्लियर। उसके बाद अनदर ऑक्यूपेशनल इलनेस जो होता है वो हमारा क्या हो सकता है कि अगर देखो हम ग्लव्स अगर पहन के कुछ चीजें होती है कि हमको ग्लव्स पहन के ये सब चीजें पहन के रहना पड़ता है, लेकिन अगर हम लोग उस चीजों को अगर अवॉइड करते हैं, उस चीज को अगर अवॉइड करते हैं तो हमको प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि केमिकल्स हो सकते हैं, या फिर प्रिंटिंग वाली एरिया हो सकती है। क्लियर। या फिर अगर आप रेडिएशन वाले एरिया में चले जाएंगे तो उधर भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो भी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम करेगा। क्लियर। या तो फिर देखो पहला एक रीजन स्किन में हो सकता है केटरिंग हो गया। क्या हो गया केटरिंग के टाइम पे अगर आप ग्लव्स पहनते हो तो जो भी गर्म चीजें हैं उसको अगर उठाने के लिए गलती से अगर आपका अगर उस पर हाथ लग जाएगा
तो आपका स्किन बर्न नहीं होगा। तो ये हो सकता है। दूसरा हो गया हेल्थ केयर वर्कर में। दूसरा क्या हो जाएगा, हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर में कभी कभी ये होता है कि सामने वाला बंदा का आप जब कुछ कर रहे हो, सलाइन लगा रहे हो, इंजेक्शन लगा रहे हो, तो कि क्या होता है कि इंजेक्शन के टाइम पे क्या होता है, इंजेक्शन के टाइम पे जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, जिससे भी प्रॉब्लम होती है। ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो जाए होगा तो आपको पता है कितना प्रॉब्लम हो सकता है। क्लियर। उसके बाद आता है हेल्थ केयर हो गया। हेल्थ केयर के बाद हमारा हो गया प्रिंटिंग। फिर क्या हो गया, प्रिंटिंग। क्लियर। प्रिंटिंग करते टाइम भी आपको बहुत ज्यादा, उसके बाद है मेटल। मेटल मेटल का जो ऐसा कुछ काम करते रहता है, मेटल का जो मशीन्स रहता है वो सबको भी हैंडल करने के लिए आपको ये चीजें करनी पड़ती है। क्लियर। उसके बाद आता है मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल रिपेयर, मोटर व्हीकल रिपेयर। मोटर जो भी व्हीकल रहता है वो सब में क्या होता है, ग्रीस रहता है, कुछ चीजें ऐसी रहती है जो खुली रहती है। अगर आप डायरेक्ट उस पर हाथ करेंगे तो आपका स्किन भी खराब हो सकता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वो चला हुआ रहता है, तो वो बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड चीज रहती है। उसको भी अगर टच करते तो भी हमारा स्किन खराब हो सकता है। क्लियर। कंस्ट्रक्शन साइट पे भी क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन साइट पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर। उसके बाद अगर मैं लंग्स की बात करूं, लंग्स डिजीज में क्या क्या आ जाता है, ये हमारा स्किन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, स्किन हो गया। और दूसरा अगर मैं लंग्स की बात करूं, लंग्स में तो आपको पता ही है, पहला हमारा आ जाता है अस्थमा। पहला आ जाता है अस्थमा। और ये हो सकता है दूसरा निमोनिया, दूसरा न्यूमोनिया। क्लियर। ये चीजें क्या हो सकती है, ये दोनों प्रॉब्लम भी हो सकती है। और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, और चेस्ट हार्डनेस, चेस्ट हार्डनेस। क्लियर। उसके बाद तीसरे अगर मैं बात करूं, तीसरा ये भी हो सकता है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, कार्डियो वैस्कुलर डिसऑर्डर। उसके बाद है रीनल डिसऑर्डर्स, उसके बाद है रीनल डिसऑर्डर। रीनल डिसऑर्डर्स कुछ भी, अगर आप उस वाले प्लेस पे जो कंस्ट्रक्शन साइट पे है उधर आप खाना पीना खा रहे हो, अगर इसमें कुछ ऐसा स्टोन ऐसा समथिंग अगर चला गया, उस चीज को भी अगर आप खा लेते हो तो वो जाके स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद वो बड़ा हो गया आपको स्टोन कर देगा। क्लियर। ये भी पॉसिबिलिटी होती है। तो ये समझ लो, अगर आपको ऑक्यूपेशनल इलनेस आ गया तो ये चीजें क्या करो, एकदम पूरा लिख डालो। जितना मैंने बोला, अगर उतना भी अगर भर भर के लिखोगे बहुत बड़ा आंसर बन जाएगा। क्लियर। अगर मैं सोर्स की बात करूं तो कौन कौन सा सोर्स होता है, कहाँ कहाँ से हो सकते हैं, वो देख लो पहले। सोर्स अगर देख लो तो सोर्स अगर जब लिखोगे तो उस टाइम भी आप बना के बड़ा बड़ा आंसर लिख सकते हो। तो पहला जो सोर्स हो गया, पहला जो सोर्स हो गया पेंट इंडस्ट्री हो गई। क्या हो गई, पेंट पेंट इंडस्ट्री। दूसरा सीमेंट इंडस्ट्री। तीसरा आता है वूल इंडस्ट्री। तीसरा आता है वूल इंडस्ट्री।
फोर्थ वन आता है हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फोर्थ वन आता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और जो फिफ्थ वन है वो है हैवी मेटल इंडस्ट्री। हैवी मेटल इंडस्ट्री। क्लियर? देखो अगर मैं एक एक की बात करूं, देखो पेंट इंडस्ट्री है, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम होता है। पहला हो गया स्किन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारा पेंट अगर उस पर लग गया तो हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। क्लियर? उसके बाद हमारा सीमेंट इंडस्ट्री है, दूसरा है सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स ये सब क्या होते हैं, उड़ते रहते हैं। इससे अस्थमा हो गया, निमोनिया हो गया, ये सब चीज़ें होने का चांसेस होता है। क्लियर? फूड इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल और हैवी मेटल। क्लियर? हैवी मेटल इंडस्ट्री को आप ऐसे समझ लो कि जो भी भारी भरकम चीज होती है, जो वजन वाली चीज होती है, उसको भी टच करना, उसको भी उठाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। लेकिन अगर वही ऊपर अगर गिर जाता है, एक दूसरे के ऊपर गिर जाएगा, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा और प्रॉब्लम। क्लियर? देखो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्लियर? डिजीज क्या क्या हो सकती है, पहले वो देख लो। पहला एक डिजीज हो सकती है आपको डर्माटाइटिस हो जाएगी, मतलब जितनी भी स्किन का डिजीज है वो हो सकता है। डर्माटाइटिस। क्लियर? स्किन का हो गया, डर्मा का जो भी स्किन का डिजीज हो वो। क्लियर? और ये समझ लो 15 to 20% जो भी रिपोर्ट्स आते हैं वो हमेशा स्किन से रिलेटेड आते हैं ये वर्क प्लेस। क्लियर? क्योंकि बहुत सारा फिजिकल बायोलॉजिकल ऐसा केमिकल कुछ ऐसा रहते हैं तो उससे प्रॉब्लम होती है। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा रेस्पिरेटरी डिजीज। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी, क्योंकि धूल मिट्टी ये सब उड़ती रहती है। रेस्पिरेटरी डिजीज। तीसरी बात करो क्या क्या हो सकता है हमारा मस्क्यूलो हो गया, मस्क्यूलो स्केलेटल डिसऑर्डर्स। इसमें क्या हो जाता है, जो भी वर्क प्लेस रहता है उस प्लेस पे कंटिन्यू ऐसा वर्क करते करते क्या हो जाता है कि इंजरी हो जाती है, या फिर कुछ ऐसा क्या हो जाएगा कि इंजरी हो जाएगी, कहीं से ब्रेक हो गया, टिश्यू डैमेज हो गया, ऐसे चीजें होने का चांसेस होता है। क्लियर? उसके बाद फोर्थ वन है हियरिंग लॉस। ज़्यादा टाइम तक अगर उसी में रहते हैं तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यू आवाज़ आती रहेगी, कंटिन्यू वो डिस्टर्ब करती रहेगी, जिससे भी क्या हो सकता है हियरिंग लॉस होने का चांसेस होता है। क्लियर? फिफ्थ वन आता है कैंसर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वन है स्ट्रेस, कैंसर हो गया। उसके बाद सिक्स वन जो है स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। इसका मतलब ये होता है कि जो भी डिसऑर्डर्स, क्योंकि अभी क्या होता है कि उस हमेशा आवाज़ आते रहता है और इन्वायरमेंट एकदम खराब रहता है, तो क्या होता है कि आपको उस चीज़ों के लिए रिलैक्स नहीं कर पाते, हमेशा उस टेंशन में रहते हो। हमेशा जो वर्क प्लेस का जो टेंशन रहता है वो आप हमेशा उसी इन्वायरमेंट पड़े रहते हैं, इसलिए आपको जो हेडेक रहता है, जो आपका टेंशन रहता है वो कम नहीं होता है। क्लियर? उसके बाद कुछ इन्फेक्टियस डिजीज हो गया।
इन्फेक्टियस डिजीज हो गया। इन्फेक्टियस डिजीज में क्या हो जाए, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टीबी, टीबी हो गई, और एचआईवी वायरस, एचआईवी वायरस हो गया। ये दोनों चीजें क्या हो सकती है, क्या होता है, बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि एक दूसरे से ट्रांसमिट होने का, ट्रांसमिट क्लियर। एक बार अगर मैं रिपीट कर दूं तो जो पेंट इंडस्ट्री है वो स्किन, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, कोल इंडस्ट्री हो गई, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, हैवी मेटल इंडस्ट्री हो गई, जिससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, डर्माटाइटिस, रेस्पिरेटरी, मस्कुलोस्केलेटल, हियरिंग लॉस, कैंसर, स्ट्रेस, इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस में क्या आ जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस और एचआईवी, ट्यूबरकुलोसिस और एचआईवी। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टूड। उसके बाद हम लोग देखेंगे, ये हमारा पहला हो गया। अब दूसरा हम लोग देखने वाले हैं impact of pharmaceutical industry on environment. Effect of pharmaceutical industry on environment. क्लियर, मतलब कि क्या क्या प्रॉब्लम हमको इनकी वजह से हो सकती है। क्लियर, चलो देखते हैं। जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं उनको तो हम यूज करते ही हैं, उनको तो हम यूज करते हैं। उसके साथ में क्या हो जाता है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है वो भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको ऐसे ही तो क्या करते हैं, फेंक देते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं, ऐसे डिस्पोजल कर देते हैं। जबकि जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं उनको हमेशा एक रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता है कि आप कोई भी चीज जो भी उनका वेस्ट, जो भी उनका एक्स्ट्रा चीजें जो भी निकली है उसको वो ऐसे डिस्पोजेबल में नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है, आजू बाजू में जितने भी एनिमल्स हो गए, जानवर हो गए, वो चीजें अगर उन लोगों के कांटेक्ट में आती हैं तो वो लास्ट मोमेंट पे अपने को ही प्रॉब्लम होती है। क्लियर, क्लियर। देखो, अगर मैं सोर्स की बात करूं तो क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। जो डोमेस्टिक यूज हम लोग करते हैं, जो डोमेस्टिक यूज करते हैं वो चीजें हो सकती हैं। डोमेस्टिक चीज मतलब जो घर में हम लोग यूज करते हैं वो चीजें हो सकती हैं। और एग्रीकल्चर और एग्रो प्रोडक्ट हो सकते हैं, एग्रीकल्चर या एग्रो प्रोडक्ट हो सकते हैं। एग्रो प्रोडक्ट हो गए, एग्रीकल्चर में तो खेती के लिए इस्तेमाल लिए वही चीज़ों का अगर वेस्ट जो निकलता है अगर उसको भी हम लोग ध्यान से अगर नहीं उसको करेंगे तो भी हमारे क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। उसके बाद आता है ड्रग मैन्युफैक्चरर्स। ड्रग मैन्युफैक्चरर्स में क्या हो गया, जो भी ड्रग्स बनाते हैं वो लोग क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ड्रग तो कर दिए, उनका जो भी एक्सपायरी प्रोडक्ट्स, अगर ब्रैकेज वाला ब्रैकेट जो भी टूटा हुआ जो पार्ट्स है, जो भी खराब पार्ट है उसको क्या करेंगे, उसको भी ऐसे डिस्पोजेबल कर देंगे। तो वो भी क्या होता है कि जो भी आजू बाजू में देखो प्रॉब्लम होती कैसे पता, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कैसे प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे देखो
अभी आपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, अभी देखो पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब देखो किसी को फीवर आया, किसी को कोई भी चीज़ अगर पेन होती थी, कहीं भी अगर पेन हो रहा है, तो उनको अगर नॉर्मल मेडिसिन देते थे, नॉर्मल मेडिसिन तो छोड़ दो, उस टाइम में मेडिसिन नहीं था, उनको कैसा अगर हेडेक होता था तो सर पे अगर ऑयल लगा देते थे, थोड़ा सा मसाज कर दिए, तो क्या होता था, उनको एकदम अच्छा लगता था, उनका जो हेडेक था, जो टेंशन था, सब खत्म हो जाता है। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप सोचो किसी को अगर हेडेक हो रहा है, उसके सिर्फ हेड पे अगर आप ऑयल रख के या मसाज कर दो तो उनका हेडेक ठीक हो जाए, तो ये पॉसिबल आज के टाइम पे नहीं है, ये आज के टाइम पॉसिबल नहीं है। और सेकेंड बात, पहले के ज़माने में सिर्फ एक या दो एंटीबायोटिक होती थी, वो भी बहुत रेयर कंडीशन में एंटीबॉडी को यूज करते थे, एंटीबायोटिक को यूज करते थे। लेकिन आजकल सर्दी जुकाम बुखार ऐसा नॉर्मल अगर कुछ भी चीज़ आपको होगा तो आपको एंटीबायोटिक्स लेना पड़ेगा। और एंटीबायोटिक्स क्या है कि अगर कुछ टाइम तक आप एंटीबायोटिक्स अगर लेते रहते हैं तो हमारा बॉडी उस एंटीबायोटिक से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। रेजिस्टेंस हो गया मतलब कि उसके ऊपर हमको एक्ट करेगा ही नहीं। जब उसके ऊपर हमारे ऊपर एक्ट नहीं करेगा तो ये हो जाता है कि हमको कुछ रिजल्ट नहीं शो करेगा, कुछ रिजल्ट शो नहीं करेगा, रिजल्ट शो नहीं करेगा, ये मतलब हो गया। जैसे मैंने एजिथ्रोमाइसिन ले रहा था, एजिथ्रोमाइसिन में 250 mg का ले रहा था, अब मुझे 500 mg का लगने लगा। फिर क्या होने लगता, फिर कुछ दिन आप लेते रहोगे। तभी भी वो जो एंटीबायोटिक्स रहेगी, वो एंटीबायोटिक्स आपको कुछ फर्क नहीं करेगा, वो एंटीबायोटिक्स आपको फर्क नहीं करेगा। फर्क इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आपने इतना ज्यादा उस एंटीबायोटिक्स को ले लिया है कि अब वो हमारी बॉडी रजिस्ट कर लिए, उसको एब्जॉर्ब कर लिए, उससे समझ गई है इस चीज को ज्यादा कुछ होता नहीं है। क्लियर। उसके बाद क्या होता है कि देखो जैसे अभी कोई भी चीज, कोई भी मेडिसिन जो है एक्सपायरी है, ब्रेकेज है, उसको अगर डिस्पोजेबल करती है, उसी के ऊपर जाके कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस, कुछ फंगस या कुछ फिश ने, अगर आपने उसी चीज को अगर जाके पानी में अगर आप डिस्पोजल कर दिए, तो उसी पानी में अगर फिश है, उस फिश ने अगर वो चीजें खा लिया है, तो वो खाने के बाद हम क्या करेंगे कि अगर वही उसी फिश को खा रहे हैं, बैक्टीरिया अगर बैक्टीरिया के थ्रू, वायरस के थ्रू वो चीजें अगर हमारे बॉडी के अंदर अगर इंटर होती है, तो आज नहीं तो कल ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि जब भी हम उस चीजों का सेवन करेंगे, तो हमको क्या हो जाएगा कि कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा मतलब जो एजिथ्रोमाइसिन हम लोग आज खा रहे थे, उस एजिथ्रोमाइसिन से हमको अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिलता है कि ये समझ लो कि जो मच्छी थी, मच्छी के थ्रू पहले ही हम लोगों ने बहुत सारा एजिथ्रोमाइसिन ले लिया है, तो अब क्या हो गई, हमारी बॉडी उस चीज से रजिस्ट हो गई। उसको ये नहीं पता चलता कि ये मेडिसिन है, इससे क्या होता है कि हमको जो पेन हो रहा था वो बंद हो रहा था, जो इन्फ्लेमेशन था वो बंद था, जो इन्फेक्शन था वो कम होना चाहिए था, हमारी बॉडी उस चीज से रिस्पॉन्स करना ही क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्लियर। अगर मैं फार्मास्यूटिकल का ऐसा मैं और बताऊं तो देखो, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, वो क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज किए जिससे हमारे जो स्किन होती है वो प्रॉब्लम हो सकती है, और बहुत ज़्यादा बल्क में खरीदने के बाद उसको इधर उधर फेंक देंगे, फिर वही जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ये सब जो जाएंगे उस पर बैठेंगे, फिर हमारे बॉडी पे आएंगे, हमारी बॉडी में वो इंजेक्ट करेंगे, तो धीरे धीरे उस चीज़ों से भी हमको क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले देखो आज के टाइम पे ये समझ, जैसे मैंने बोला था कि लास्ट टाइम अगर आप सिगरेट नहीं पीते हो, लेकिन फिर भी अगर आप दिल्ली की सड़क पे अगर खड़े हो, तो आप ये समझ लो कि आप 10 सिगरेट पी लिए हो, अगर आप दिल्ली की सड़क पे हो पूरा 12 घंटे में। क्लियर। 12 घंटे में आप समझ लो 10 सिगरेट पी गए। रीजन ये होता है कि इतना ज़्यादा उधर एयर पोल्यूशन हो गया है कि अगर आप सिगरेट नहीं पियोगे तो भी आपको, अगर बाहर हो, अगर आपने उसको फेस को और नोज को अगर आपने कवर नहीं किया हुआ, जिससे आपको ऐसा समझ लो, फील कर लो कि आप 10 सिगरेट के बराबर आपने सिगरेट पिया है, वो इन्वायरमेंट की वजह से। क्लियर। अगर मैं कुछ सोर्स की बात करूं, देखो एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ। डेफिनेशन देखो क्या है, डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ
फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या होता है, साइकिल के थ्रू हमारे बॉडी में इंटर करता है, हमारे बॉडी में इंटर करता है। वो इंटर करने के बाद क्या हो जाता है कि वो डिफरेंट जो प्रोडक्शन फेज रहता है वो करने लगते हैं। क्लियर। कुछ बैक्टीरिया है जो वायरस है पहले से जाके हमारे बॉडी के अंदर पड़े, हम जो एंटीबॉडीज बाहर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसको ऐसे ही बिना किसी रीजन के हम लोग ले रहे हैं तो हमारी बॉडी उस चीज पे रिएक्ट करना, रजिस्ट करना बंद कर दी, उस चीज पे रिएक्ट करना, रजिस्ट करना क्या हो गया, ये बंद कर दिया। क्लियर। तो एक बार इंग्लिश में बोल देता हूँ आपको मैं। देखो, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इंटर, मेरे को मैं लिख देता हूँ, फार्मास्यूटिकल products can enter the environment at various stage of their life cycle, but particularly during the production phase, one of the main threats is that discharging antibiotics into the environment can promote the natural development of antibiotic resistant pathogens that are harder to treat। क्लियर। मतलब फार्मास्यूटिकल जो भी प्रोडक्ट्स है वो हमारे बॉडी में वेरियस स्टेज के थ्रू क्या करेंगे, इंटर कर देंगे, उसके बाद उनका प्रोडक्शन फिर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद क्या हो जाएगा, जब भी एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं तो हमारा जो बॉडी ऑलरेडी रजिस्ट हो गया रहता है, जिससे उस चीज को ट्रीट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले से ही हमारी बॉडी रजिस्ट हो गई है उस चीजों से। क्लियर। देखो, द पोल्यूशन ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स into the environment also adversely affect animals, particularly fish and living animals in contaminated water। ये जो वाटर होता है, वाटर के अंदर फिश है, अगर हम लोगों ने क्या किया, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को डंप कर दिया और किसमें, वाटर्स में, और इसके अंदर क्या है, फिश, उसके अंदर क्या है, फिश। ये फिश जो रहेगी इससे ये तो क्या करती, एंटीबॉडी ले ली, ये क्या करती, एंटीबायोटिक ले ली। जैसे एंटीबायोटिक ले ली तो क्या हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये पूरा फिश ऑलरेडी रजिस्ट हो गई। ये फिश को अगर हम लोग खाते हैं तो हमारी बॉडी पे क्या हो जाएगी, रजिस्ट हो जाएगी। किस पे, मेडिसिन, वो जो मेडिसिन उसके अंदर। क्लियर। अगर मैं सोर्स की बात करूं, कौन कौन सोर्स हो सकते हैं। पहला तो ये सोर्स हो सकता है ह्यूमन डोमेस्टिक ड्रग यूज एंड डिस्पोजल behavior
बिहेवियर। क्लियर, डिस्पोजल बिहेवियर। उसके बाद हमारा पर्सनल केयर प्रोडक्ट हो गया, हमारा पर्सनल केयर प्रोडक्ट हो गया। पर्सनल केयर प्रोडक्ट। तीसरा क्या हो सकता है हमारा, जो भी ड्रग मैन्युफैक्चरर वो हो सकते हैं, मैंने बताया था अभी, ड्रग मैन्युफैक्चरर। उसके बाद क्या हो सकता है, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट। फिफ्थ की बात करूं, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। क्लियर, ये चीजें क्या हो जाती है हमारा, ये सब क्या है, सोर्स है, ये सब क्या है, सोर्स है। और देखो, अगर इस चीज को अगर हमको अवॉइड करना है तो क्या क्या चीजों से हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, क्या क्या चीजों से हम लोग अवॉइड कर सकते हैं या प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो पहला तो ये हो सकता है कि हम लोग जो भी परचेस करते हैं उस परचेस को बल्क में ना करें, लिमिट बल्क परचेस। पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया कोई भी चीज को जो फ्लश मत करो, फ्लश मत करो। और केयरफुल रहो डिस्पोजेबल के टाइम पे, बी केयरफुल, बी केयरफुल वाइल डिस्पोजल, बी केयरफुल वाइल डिस्पोजल। और क्या करो, बिफोर यूज सी प्रॉपर यूज। उस चीज का क्या यूज है, कितना यूज है, हमको ज्यादा उसकी आवश्यकता है कि नहीं है कि मैं बस ऐसे ही उसको जस्ट यूज एंड थ्रो के लिए ऐसे लेके यूज कर, इस चीजों का भी ध्यान देना चाहिए। मतलब किसी भी चीज का अगर मुझे 10 चीजों की आज जरूरत है, अगर किसी भी चीज़ की मुझे 10 चीज़ों की जरूरत है, मुझे फ्यूचर में 10 चीज़ें लगेगी तो मैं उस चीज़ों को अभी से वो ना कैसे अभी से ना मैं खरीद लूँ। अगर मुझे 10 चीज़ों की जरूरत है तो मैं ज़्यादा आठ अगर परचेस करती हूँ तो जितना मुझे नीड है वो पूरा खत्म हो जाएगा। अगर यही मैं 10 की जगह अगर मैं 20 अगर खरीद लेता हूँ तो क्या हो जाएगा कि ये बहुत चांसेस है कि मेरा 8 तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बहुत कम चांसेस है कि मेरा 20 खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मेरा 15 खत्म हुआ, 16 खत्म हुआ, या 17 पकड़ लो, 17 खत्म हुआ, बचा कितना, 3 को मैं क्या करूंगा, डिस्पोज कर दूंगा। जैसे डिस्पोज किया फिर डिफरेंट सोर्स से डिस्पोज किया, जो एनिमल्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, ये सब चीजें क्या करेंगे, उनके ऊपर हम करेंगे। क्लियर। और कोई भी चीजों को फ्लश मत करो, जो भी मेडिसिन है या फिर कुछ और भी चीजें हैं उनको फ्लश मत करो, क्लियर। बी केयरफुल वाइल डिस्पोजल, मतलब हर चीज का डिस्पोजल का अलग अलग चीज होता है। आप हर चीज को एक ही चीज में ऐसा मिक्स करके नहीं कर सकते हो। मतलब कि कैसे बोलूँ मैं आपको, डिफरेंट होता है, मतलब कि कैसे बोलूँ मैं आपको, देखो कौन सी चीज को जला सकते हैं और कौन सी चीज को पानी के अंदर क्या कर सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं। कौन सी 5 मिनट रुको। कौन सा क्या होता है कि किसमें क्या होता है कि आप देखो, कोई चीजों को आप बर्न कर सकते हो, आग लगा के कर सकते हो, उसको बर्न कर दो तो भी खत्म हो सकता है। या कुछ चीजें ऐसी होती है जिससे आप पानी में अगर उसको डिजोल्व कर दो, पानी में उसको अगर कर दोगे तो भी थोड़ा कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होती है एज कम्पेयर टू अगर जला दोगे। क्लियर। जैसे आपको पता चला है कि कुछ मैरिजुआना मिला था, शायद साउथ साइड मिला था, तो उन लोगों को जब मिला
5 मिनट। तो उन लोगों को जब वो चीजें मिली थी तो मेरे जुबाना मिला तो वो लोगों ने क्या किया पता है, उस चीज को आप नीचे दफना दो या कुछ और कर दो, मिट्टी में दबा दो, लेकिन वो लोगों ने क्या किया था, वो लोगों ने उस चीजों को जला दिया। अगर आप मैरिजुआना मिले, उस मैरिजुआना को अगर आप जला दोगे तो जो मैरिजुआना नहीं कंज्यूम करते हैं वो भी इन्वायरमेंट, क्योंकि वो तो कैसे जलने के बाद ही तो उसका रिएक्शन आता है, वो जब जैसे जला दिए तो पूरा क्या हो गया, पूरा इन्वायरमेंट में ही वो चीजें फैल गई, पूरा इन्वायरमेंट पूरा फैल गया, जितने भी आजू बाजू लोग थे सबको उस चीज का वो हो गया था। क्लियर? तो देखो हर चीजों का एक प्रॉपर वे होता है, उसको कैसे डिस्पोजल करना है, कैसे डिस्पोजल नहीं करना है। क्लियर? और कोई भी चीज खरीदने से पहले उसको आप देखो कि कैसे यूज करना है, उसका यूज करना जरूरी है कि नहीं, मुझे अगर यूज नहीं करूंगा तो ज्यादा प्रॉब्लम होगा क्या, अगर नहीं यूज किया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब चीजें क्या हो सकती है, ये सब चीजों से अवॉइड करना चाहिए। क्लियर? क्लियर? ये सब कंप्लीट डिटेल्स था एंड होप यू अंडरस्टूड। एंड अब हमारा शायद एक लेक्चर और रहेगा जिसमें हमारा कंप्लीट हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, हमारा कंप्लीट सिलेबस खत्म हो जाएगा, सेकेंड चैप्टर। तो चलो ठीक है, सी यू एंड सी इन द नेक्स्ट क्लास एंड थैंक यू।